Welcome to Panisha. We will continue with our PPSC previous year question series part 2. इस वीडियो का पार्ट 1 हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ पे हमने PPSC के और पंजाब गवर्नमेंट के पुराने एग्जाम्स को निकाला और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस देख के ये पता लगाने की कोशिश की कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम पॉलिटी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी जानेंगे। हमारी और सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है पहले पीपीएससी के एग्जाम में कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ सीएजी, यानी सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो पोजीशन है उसको लेके सवाल। तो आप इस वीडियो को ऐसे भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन देखें, पॉज करें, खुद सॉल्व करें और उसके बाद जब मैं आंसर रिवील करूंगा तो आंसर इसके साथ देखें, और अदरवाइज आप इसको साथ साथ भी देख सकते हैं। सो व्हाटएवर वे यू फाइंड कंफर्टेबल आप इसे देखें। फर्स्ट क्वेश्चन सीएजी के बारे में सवाल है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बतानी है। सीएजी इज कॉल्ड द फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, और इस कमेटी का काम होता है सीएजी की रिपोर्ट को, जो सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट बनाता है, उसको स्टडी करना। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन है सही। सेकेंड, इट हैज नो कंट्रोल ओवर द इश्यू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राजकोष में से जो पैसा निकाला जाता है उसके ऊपर सीएजी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये बात भी सही है क्योंकि सीएजी कोई भी पैसा जो निकाला जाए उसको सैंक्शन नहीं करता है, ये काम सीएजी का नहीं होता है। थर्ड, इट इज कंसर्न ओनली एट द ऑडिट स्टेज व्हेन एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। जी हाँ, बिल्कुल, जब एक्सपेंडिचर या खर्चा सरकार का हो जाता है उसके बाद उनके अकाउंट्स का ऑडिट करता है सीएजी। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी। सीएजी आर्टिकल 148 के अंदर एक पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारे संविधान की, संविधान का आर्टिकल 148, और प्रेजेंटली श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से 3-4 चीजें सीख सकते हैं। दूसरे सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेक्स प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC/ST यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन गवर्नमेंट सर्विसेज। अब ध्यान देना है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है ना, वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी है, लोकसभा में भी है और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी है। तो आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट सर्विसेज वाली आर्टिकल कौन सी है, आपको सीधा सीधा इसका जवाब है डी, आर्टिकल 335। वो क्यों? 332 it deals with the reservation of scheduled caste and scheduled tribes in the assemblies of the state, यानी कि स्टेट की विधानसभा के अंदर इनके लिए जो सीटें रिजर्व की जाती है उसकी बात कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए बात नहीं कर रहा है, पब्लिक सर्विस की बात नहीं कर रहा है। यहां पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है 333। खैर, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के लिए जो अब रिजर्वेशन है वो खत्म हो चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे डिसकंटिन्यू किया गया था? आगे 334 कि कितने टाइम पीरियड तक ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा इसके बारे में, और ये बार बार 10-10 साल के लिए एक्सटेंड होता रहता है। एंड फाइनली जो हमसे पूछा गया है 335, दैट इज क्लेम्ड ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब टू सर्विसेज एंड पोस्ट, यानी कि सरकारी नौकरियों के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो रिजर्वेशन है उसका आर्टिकल पूछा गया है, उसका आर्टिकल है 335। इसके तहत शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने लोकायुक्त एक्ट पास किया है, तो उसका जवाब होगा उड़ीसा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले लोकायुक्त बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है, तो उसका आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने अपना लोकायुक्त 1961 के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया, पहला स्टेट भारत का जिसने लोकायुक्त बनाया। आपको पता होगा 2013 के अंदर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 पास हुआ था, और उसके तहत हर एक राज्य को अपना अपना लोकायुक्त बनाना है और सेंटर लेवल पे लोकपाल सेटअप किया जाएगा। प्रेजेंटली इंडिया के लोकपाल कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक नया स्टेट बनने के लिए एग्जिस्टिंग स्टेट से आपने अगर नया स्टेट बनाना है तो उसमें किसकी कंसेंट चाहिए होती है? कीवर्ड हियर इज कंसेंट। नाउ देयर आर टू व्यूज ऑन दिस क्वेश्चन, दो अलग अलग तरीके से आप इसे देख सकते हो। अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 को पढ़ता हूं तो उससे मुझे यह पता चलता है कि पार्लियामेंट, सबसे पहले तो पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी है कि वो एक नया स्टेट बना सकता है। तो पार्लियामेंट इज देयर, नंबर 1।
इट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट, यानी कि वो इनमें से कुछ भी कर सकता है, नया स्टेट बनाए, स्टेट का एरिया कम करे, बढ़ाए, स्टेट्स को मर्ज करे, स्टेट्स को ब्रेक करे, और साथ ही साथ वो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल प्रस्तुत किया जाएगा जिससे स्टेट को चेंज करना है, स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट का एरिया चेंज करना है, वो प्रेसिडेंट की कंसेंट या रिकमेंडेशन से आएगा। ठीक है, तो दो लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, प्रेसिडेंट जी और आपकी पार्लियामेंट। आप ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी भेजेंगे, बट स्टेट लेजिस्लेचर को बस ये रेफरेंस के लिए भेजा जाएगा, मतलब वो अपना व्यू रख सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट नहीं चाहिए। मान लीजिए पंजाब से मैंने 2 स्टेट अलग निकालने हैं, डिवाइड कर देने हैं, तो मैं पंजाब की स्टेट लेजिस्लेचर से बस व्यू लेने वाला हूं, कंसेंट नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि इंडिया में यूनियन स्टेट से ज्यादा ताकतवर होता है। इस वजह से अगर हम टेक्निकल टर्म्स में कंसेंट के टर्म्स में बात करें तो आंसर होगा ओनली पार्लियामेंट, क्योंकि कंसेंट तो बाकियों की नहीं चाहिए। अगर मैं बात करता हूं आंसर की में इसमें क्या दिया हुआ था, तो आंसर की में दिया हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एंड 4, यानी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, इनका कंसेंट चाहिए होता है। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है और संविधान का भी कहना है कि कंसेंट नहीं चाहिए होता है। तो एक्चुअल में आंसर है ओनली 4, दैट इज ओनली पार्लियामेंट। आप बस व्यू लेते हो लेजिस्लेटिव असेंबली का। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 241 के अंदर हाई कोर्ट्स बनाए जाते हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब यह पूछा गया है सवाल में कि आर्टिकल 241 के तहत यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट बनाने का निर्देश कौन देगा? सो डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी टू बी अ हाई कोर्ट। तो उसका आंसर सिंपल आ जाता है पार्लियामेंट। इस देश के अंदर अगर नया हाई कोर्ट बनना होगा, चाहे वो स्टेट में हो चाहे यूनियन टेरिटरी में हो, तो वो कौन बनाने वाला है? पार्लियामेंट। पहला वर्ड पार्लियामेंट। बहुत ही आसान इसका जवाब, बहुत ही सिंपल इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए अगर आपने रेजोल्यूशन मूव करना है, यानी अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाना है, तो कहां ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? दैट इज ओनली एंड ओनली राज्यसभा। कहने का मतलब मैं प्रोसीडिंग इनको निकालने की स्टार्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में स्टार्ट कर सकता हूं, और उसका एक बहुत ही सिंपल कारण यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, जैसे अभी श्री वेंकैया नायडू जी हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हैं। तो जब वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, तो उनको अपनी चेयरमैन की पोजीशन से हटाना राज्यसभा की इनिशिएटिव होनी चाहिए। राज्यसभा में एक बार इनके हटाने के बिल पास हो जाए तो वो लोकसभा के पास चला जाता है। यहां पे ये आर्टिकल 67 ऑफ द संविधान, आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली आपको कह देता है। तो इन क्वेश्चन से आपको कई सारे आर्टिकल भी साथ साथ याद हो रहे हैं, 241, 332, 67, तो ये आपने याद करते रहने हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट गवर्नर इज इनकरेक्ट? अब कई बार हम गलती कर देते हैं, ये इन हम पढ़ते नहीं है, हमें बस करेक्ट वाला पता होता है, क्योंकि हमें करेक्ट पता होता है और हम पढ़ लेते हैं कि जी हाँ हमसे करेक्ट ही पूछा होगा, बट ऐसा नहीं, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है इस सवाल में। तो आपने गवर्नर के बारे में अगर पढ़ा है तो आपको इनमें से बताना है क्या सही है क्या गलत है। नंबर 1, ही सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। बिल्कुल नहीं जी, इनको जब अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज, ये सही है, it is correct, this criteria is mentioned in the constitution. Third, his emoluments, allowances, privileges are determined by the president. गलत। गवर्नर को कितनी सैलरी, कितनी अलाउंसेस मिलेगी वो प्रेसिडेंट नहीं, वो पार्लियामेंट डिसाइड करते। कौन गवर्नर बनेगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, कैबिनेट की एडवाइस पे। और चौथा, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। बिल्कुल, when he is in the duration of his tenure, no criminal proceedings can be instituted against him। ये सही है, तो इसका मतलब 1 और 3 गलत है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, सो आंसर इज 1 and 3 ओनली। इसमें इनकरेक्ट ढूंढना था, करेक्ट ढूंढ के खुश मत होना। आज का आखिरी सवाल है कि who was the chief justice of India when PIL और public interest litigation was introduced in the judicial system। देखिए PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि अगर
किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या किसी इंडिविजुअल को कोई तकलीफ है और लीगल तरीके से उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो जरूरी नहीं वो बंदा खुद जाके वहां पिटिशन फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बिहाफ पे कोई और भी पिटिशन फाइल कर सकता है। दैट मीन्स लोकस स्टैंडी, कि कौन पिटिशन फाइल कर सकता है कौन नहीं, ये वाइड कर दिया गया। और आर्टिकल 136 जो संविधान का है, जहां स्पेशल लीव पिटिशन का मेंशन किया हुआ है, इसका इस्तेमाल किया गया। स्पेशल लीव पिटिशन का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट में कोई भी पेंडिंग केस अगर चल रहा हो और वो किसी भी स्टेज पे हो, सुप्रीम कोर्ट किसी भी निचली अदालत में कोई भी केस किसी भी स्टेज पे पेंडिंग चल रहा हो, वो उसको अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। ये स्पेशल लीव पिटिशन होती है जो आप दाखिल कर सकते हो। और ये सिस्टम श्री पीएन भगवती, जो भारत के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट टेन्योर वाले जज, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन तक सुप्रीम कोर्ट के जज जो रह चुके हैं, उनके टेन्योर में हुआ। तो ये श्री पीएन भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती जो थे, इनकी ड्यूरेशन में जब ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके आए थे अलॉन्ग विद अनदर जज, दैट इज जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर। तो इस वजह से ये पॉपुलर बढ़ता गया और 1990s के दशक से पीआईएल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गया उन लोगों की मदद करने के लिए जिनके पास लीगल एड प्रोवाइड नहीं हो पाती है और जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना ना तो अफोर्ड कर सकते हैं ना समझ पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चन से हमने कई सारे आर्टिकल्स और कई सारे फैक्ट्स डिस्कस किए। आगे और इस सीरीज में वीडियोस हम बनाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।